अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलें तो हम पार्ट 3 की तरफ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूएनओ की। यूएनओ क्या है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके टोटल मेंबर्स क्या हैं, यूएनओ बनाने का मकसद, यूएनओ का क़याम कैसे अमल में आया, इसके प्रिंसिपल ऑर्गन क्या हैं, ये सब आपको इंशाल्लाह आज इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो लिहाजा वीडियो को देखना मुकम्मल देखना मत भूलिएगा। और जहाँ कहीं किसी चीज़ पर कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आपकी कीमती राय का ख्याल रखा जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके सवाल को, उसकी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए भी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी बनाई जाएंगी। तो लिहाजा आज वीडियो को अपने चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है यूएनओ। एक यूएनओ नाम से ही ज़ाहिर है, हम हर छोटे बड़े को एक जनरल सी बात है, हमें पता होता है कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम अगर उर्दू में बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा, एक बहुत ही सुना हुआ नाम है जो अक़वाम मुत्तहिदा के, अगर अक्सर हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अक़वाम मुत्तहिदा चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास था सितंबर में, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा का 73वां इजलास है, अक़वाम मुत्तहिदा का 75वां इजलास है। इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हम अखबार में अक्सर ख़बरों में सुनते और पढ़ते रहते हैं। तो आज आज को आपको मिलाते हैं इस अक़वाम मुत्तहिदा से कि आइए देखते हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा है क्या। अक़वाम मुत्तहिदा या यूएनओ, इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जिसके फाउंडिंग मेंबर्स की अगर बात की जाए तो वो 50 है। 50 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिसमें से 49 फाउंडिंग मेंबर्स वो हैं जिन्होंने स्टार्ट ही में इसके साइन कर दिया था, प्रपोजल को स्टार्ट ही में ड्राफ्ट साइन कर दिया था। अगर इसके ड्राफ्ट के सिग्नेचर की बात की जाए तो इसमें 49 मेंबर जो हैं, इन्होंने 26 जून को 1945 को इसका ड्राफ्ट साइन किया था। और इसी तरह जो इसका 50 जो +1 जो फाउंडिंग मेंबर है, वो वो इसका फाउंडिंग मेंबर, उसने इसका जो सिग्नेचर किए थे वो थे 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1945। और वो कंट्री था पोलैंड। पोलैंड कंट्री का नाम क्या था? कंट्री का नाम था पोलैंड। अगर दोस्तों पेपर में सवाल आ जाए कि फाउंडिंग मेंबर्स में से किस कंट्री ने सबसे आखिर में यूएनओ सिग्नेचर का जो ड्राफ्ट था उस पर सिग्नेचर किए थे, तो वो कंट्री है हमारे पास पोलैंड। इसी तरह हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो टोटल मेंबर की बात होगी तो आपने याद रखना है 193 इसके टोटल मेंबर्स हैं यूएनओ के। और इसी तरह अगर हम आगे चलें, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब भी यूएनओ का वर्ड आएगा आपके ज़हन में एक बात लाजमी आनी चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहीं भी हो अमेरिका में होगा। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहीं भी हो अमेरिका में होगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक रियासत का नाम है। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ये थी इसके बारे में बेसिक डिटेल्स। अब हम मजीद इसे आगे चलते हैं, इसका क़याम कैसे आया, यूएनओ की थोड़ी सी डिटेल से हिस्ट्री पढ़ते हैं, ताकि अगर इंटरव्यू में हमसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ यूएनओ, या आप यूएनओ के बारे में क्या जानते हैं, तो आपके जहन में कम अज़ कम कुछ ऐसे सवालात, कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसे जवाबात हों जो आप यूएनओ पर बयान कर सकें। यूएनओ का जो वर्ड है, अगर आपके सामने एक नाम लिखा है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट कौन था? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ये वो शख्स था जिसने फर्स्ट टाइम एक ये वर्ड टर्म यूज की थी जो आज हमारे सामने लिखी हुई है, यूनाइटेड नेशंस। इसने टर्म यूज की थी यूनाइटेड नेशंस। तो इसके फर्स्ट टाइम यूज इन जब ये यूज की गई थी, ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वार 1 के 2 के दौरान यूज की गई थी टर्म। और इसी तरह हम आगे चलें तो इसने ये टर्म यूज क्यों की थी? ये जब वर्ल्ड वार 2 में जब ये
अमेरिका दाखिल हुआ तो इसने तब ये उस वक्त का प्रेसिडेंट था जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था, जिसने ये टर्म दौरान जंग यूज की थी, कि उस वक्त ये एक 26 ममालक का तकरीबन ये 26 कंट्रीज का एक इत्तेहाद था, एक अलायंस थी जो जो किसके खिलाफ जो अपने मुखालफिन के खिलाफ अलायंस पावर के खिलाफ लड़ रही थी। तो ये उनके खिलाफ ये 26 ममालक थे। तो इनमें इसलिए इन्होंने इसने प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने ये टर्म यूज की थी, वो यार यूनाइटेड नेशन। तो इसी तरह अब आगे चलें ये इसको बनाने की तरफ। तो इसकी बात जब होगी तो जब इसकी ये तो हो गई इसकी टर्म उसने यूज की इस दौरान। जब हम इसकी आगे बात करते हैं तो वो कहता है सोवियत यूनियन, यूके एंड ये तीन की वो बात करता है कि ये वो तीन ताकतें थी, आलमी ताकतें थी जिनकी वजह से यूएनओ अमल में आई। सोवियत यूनियन का आपने नाम अक्सर सुना होगा कि, और उसके बाद ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये वो तीन आलमी कुव्वतें थी जो वाशिंगटन डीसी में ये इकट्ठी हुई थी, और इनका एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इन्होंने सोचा था कि कोई क्यों ना एक ऐसा आलमी अदारा बनाया जाए जो इंटर लीग ऑफ नेशन से कदरे बेहतर हो, जो ये हमारे डिस्प्यूट को इससे बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। तो इसमें वो बात करता है टू डिस्कस एंड क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन की वो बात करता है कि किस बनाने का मकसद था कि इसको डिस्कस किया गया था उस ऑर्गेनाइजेशन के दौरान कि एक ऐसा अदारा बनाया जाए कि जो पीस कीपिंग हो, कि जिसकी वजह से आलम अक़वाम में सुकून रहे, अमन रहे। तो इसके इस दौरान इसका जो चार्टर है, अगर हम उसकी बात करें तो इसका चार्ट मुख्तलिफ फिर इस पॉइंट पे मुख्तलिफ इजलास होते रहे। यूएनओ के इजलास हुए सन फ्रांसिस्को में। आप याद रखिएगा पीपीएससी पेपर में वो अक्सर ये सवाल पूछ लेता है कि यूएनओ का जो क्याम है वो किस जगह अमल में आया। यूएनओ के क्याम की वो इसकी बर्थ प्लेस, हम कह सकते हैं बर्थ प्लेस पूछ लेता है। तो आपने ये नहीं लिख देना कि ये बर्थ प्लेस न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है तो ये न्यूयॉर्क में ही अमल में आया होगा, या वाशिंगटन डीसी में इसका पहला इजलास हुआ तो ये वहां अमल में आया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये अमेरिका ही की एक रियासत है, सैन फ्रांसिस्को। सन फ्रांसिस्को ये अमेरिका की रियासत है, सन फ्रांसिस्को। ये इसमें 25 अप्रैल से लेकर 26 जून तक, 25 अप्रैल से लेकर 26 जून तक ये जो डेट है ये 1945 की है। इसमें इस दौरान इसके इजलास होते रहे जिसमें मुख्तलिफ ममालिक ने तकरीबन 50 के करीब ममालिक शिरकत करते थे। तो इन इजलास के दौरान इसका जो है बाकायदा तौर पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, तो जिसे इसके रिप्रेजेंटेटिंग कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 कंट्रीज थे, और यूएन चार्टर जो है वो साइन कब हुआ, तो ये जब चार्टर सिग्नेचर की बात आई ये सारे इजलास होते रहे। तो ये चार्टर जो साइन हुआ था वो 26 जून को बाकायदा तौर पर चार्टर साइन हो गया था। ये तो था चार्टर। इस पे भी सवाल आता है पीपीएससी में, अक्सर वो पूछ लेता है कि यूएनओ का चार्टर कब साइन हुआ। तो आपने याद रखना है कि यूएनओ का चार्टर साइन हुआ कब, 26 जून 1945। तो इसी तरह अब आपको मजीद आगे लेके चलूं तो वो उसके बाद वो कहता है 26 जून को चार्टर साइन हुआ, और उसके बाद ये 26 जून को चार्टर साइन हुआ। इस दौरान तकरीबन 26 जून को 49 कंट्रीज ने चार्टर साइन किया था, जबकि एक कंट्री, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पोलैंड नामी कंट्री जो रह गया था, जिसने इस इजलास में शिरकत नहीं की थी, इसने बाद में 15 अक्टूबर को ये चार्टर साइन किया था। और इस 15 अक्टूबर की वजह से इसके बाद ये यूएनओ का क़याम 24 अक्टूबर 1945 को अमल में आया। इसका क़याम 24 अक्टूबर 1945 को अमल में आया, जिसका अब इसके बात करें आगे
तो इसकी इसमें जो पहला इसका था, जिसे हम कह सकते हैं कि इसकी जो वर्डिंग थी, वी आर द यूनाइटेड नेशंस। इसका जो प्रेम्बलम था उसका, उसके अल्फाज थे, वी द पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसी तरह अब हम दोस्तों आगे इसकी बात करते हैं कि इसका पर्पस, इसका मकसद की बात करते हैं। तो इसके जब चार्टर को हम इधर डिस्कस करेंगे आपके सामने, तो इसका मकसद इंशाल्लाह हम क्लियर कट आप लोग दोस्तों से शेयर करेंगे। तो जब चार्टर की हम बात करेंगे तो इसमें पर्पस, पर्पस की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास सबसे आ जाता है आर्टिकल 1 ऑफ चार्टर। जब इसका पर्पस की हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 ऑफ चार्टर। चार्टर जो यूएनओ का चार्टर साइन हुआ था, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स था, उसका आर्टिकल 1 का जो मेन जो थीम था उसका वो ये था कि उसमें 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल था। वो उसमें जो पहला पॉइंट था वो था मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कि इसका यूएनओ का जो मकसद होगा वो क्या मकसद होगा, यूएनओ का मकसद इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को कायम रखना होगा। और इसका दूसरा मकसद क्या होगा, डिवेल्प फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, इक्वल राइट्स की बात करता है वो। कि क्या करता है वो, कहता है डिवेल्प फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस। कि अब अक़वाम के दौरान, मुख्तलिफ ममालिक या रियासतों के दौरान दोस्ताना ताल्लुकात को बनाना, दोस्ताना ताल्लुकात का रास्ता इख्तियार करना है। और इसी तरह अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, इसका तीसरा पॉइंट बात करता है टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। इंटरनेशनल प्रॉब्लम से आपको एक चीज याद आई होगी कि आपको मैंने उसमें बताया था पिछली वीडियो में कि क्या चीज बताई थी कि लीग ऑफ नेशंस के जो पर्पस थे वो भी यही थे, यही कुछ इससे मिलते जुलते थे जैसा हमने पहले पढ़ा। मेंटेनेंस, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसका भी यही मकसद था। उसके बाद डेवलपमेंट फ्रेंडली रिलेशंस थे, उसका भी यही मकसद था। और तीसरा मकसद जो ये कह रहा है, टू कीप कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम, कि जो है बाहमी जो जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट आप इसे कह लें, इंटरनेशनल जो जो हर एक का मसला है उसे हल करना, ऑफ एन इकोनॉमिक, माशी लिहाज से, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन करेक्टर, फ्रीडम फॉर ऑल, कि इसमें आज़ादी हक राय हर किसी का, सेम यही फीचर्स उसके भी थे। तो इसी के भी ये अभी तक 3 पॉइंट्स में यही है। अब देखते हैं चौथे पॉइंट में इसका क्या होता है। तो चौथे पॉइंट में वो कह रहा है टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन इन द अटेनमेंट ऑफ दीज कॉमन एंड्स। कि जो भी इनके इनका जो एक्शन है, जो भी इनका रवैये होंगे, उसके बारे में ये बात कर रहा है कि कॉमन एंड के, ये असल में इस पूरी चारों बातों का, चारों पॉइंट्स का लुबे लुबाब यही है कि आपका कोई भी मसला हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, तो आपका इस प्लेटफॉर्म पे, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे हल किया जाएगा। तो जैसा कि आपके सामने ही है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला है, मसला कश्मीर, वो एक अरसा दराज से पेंडिंग पड़ा हुआ है इनके प्लेटफॉर्म पे। मगर इनके मान लेते हैं हम इनके करेक्टर्स, क्योंकि हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हमें इनकी बातें मानना पड़ेगी। तो इसी तरह अगर हम मैं इसे आगे लेके चलो इस सिलसिले को, तो आगे वो बात करता है प्रिंसिपल ऑर्गन्स की। इसी तरह अब मैं आपके सामने लिखे हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स। प्रिंसिपल ऑर्गन्स की वो बात करता है तो सबसे पहले उसके पास वो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। इसी तरह यूएनओ के भी, उसके सॉरी यूएनओ के लीग ऑफ नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स की मैंने आपसे बात की थी, तो उसके भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो थे, शायद आपको याद हो 3 थे। और मैंने आपको कंपेयर करवाया था यूनाइटेड नेशंस के पीस ऑफ ऑर्गन्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो दोबारा देखिएगा। इसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज और पार्ट टू, में शायद मेरे ख्याल से वो ये होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। उसमें भी था, उसमें क्या था, इसमें जनरल असेंबली है, उसमें सिर्फ असेंबली था। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें काउंसिल था। और इसी तरह तीसरा सेक्रेटेरिएट एज इट इज। तो इसी तरह अब हम इसके ऑर्गन्स की बात को, इसके ऑर्गन जो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, इन 5 पॉइंट्स को मैं डिटेल से इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो लिहाजा इस वीडियो में जो आपको यूएनओ के मुतालिक बताया,
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन यूएनओ के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में कि इनकी वर्किंग क्या है, जनरल असेंबली का क्या काम है, सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या काम है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नाम से ही जाहिर है जस्टिस, तो जस्टिस का क्या काम है, उसके अलावा सेक्रेटेरिएट क्या काम करता है। तो लिहाजा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा।